हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल स्टडी ऑनलाइन पॉइंट। ज्योति आपके यूट्यूब चैनल स्टडी ऑनलाइन पॉइंट से। तो आज हम करने वाले हैं मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट का पार्ट नंबर 4। पार्ट 1, 2, 3 मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, जिसमें हम सेक्शन 11A तक कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले उन प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को ज़रूर देखना। और आज हम करेंगे सेक्शन 12 टू सेक्शन 17। एंड मेरी कोशिश यही होगी कि मैं आपको बेयर एक्ट की एक एक लाइन डिकोड करके समझाऊं, जिससे आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ना हो। और आज के लेक्चर में मैं केस लॉ भी डिस्कस करूंगी, तो इसे स्किप मत करना। केस लॉ में लेक्चर की स्टार्टिंग में भी डिस्कस कर सकती हूँ, बीच में भी और एंड में भी। तो इस लेक्चर को स्किप मत करना। और अगर लेक्चर अच्छा लगता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना। देखो फ्रेंड्स, मोस्टली सभी यूट्यूब पे पढ़ाते हैं। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के बहुत सारे लेक्चर भी हैं, बट मेरा एम ये है कि मैं आपको फ्री क्लासेस में, फ्री यूट्यूब क्लासेस में पेड कंटेंट से भी, पेड बैच से भी अच्छा कंटेंट दूँ, और साथ साथ केस लॉ भी डिस्कस करूँ, और जो मेरी नॉलेज है उसको आपके साथ शेयर करूँ। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो आगे सब शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और फॉलो करना मत भूलना। अब हमें स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 12। तो हमारा सेक्शन नंबर 12 है डिसमिसल ड्यूरिंग एब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे डिसमिसल होता है तो वो किस किस कंडीशन में अगर एम्प्लॉयर करता है तो वो इलीगल मानी जाती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कंडीशंस। ठीक है, व्हेन ए वुमेन absent herself from work in accordance with the provision of this act, it shall be unlawful for her employer to discharge or dismiss her on during account of such absence, to give note or to give notice, discharge or dismissal on such that notice will expire during such absence, or to vary to her disadvantage in any condition of the service। इसमें ये कहा गया है कि अगर इस एक्ट के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयर 3 ऐसी कौन सी हरकतें करता है जो इलीगल मानी जाएंगी, मतलब जो एम्प्लॉयर को करनी ही नहीं चाहिए, जब वुमेन मैटरनिटी लीव पर है। ठीक है, वो मैटरनिटी लीव पे गई हुई है और पीछे से एम्प्लॉयर वो 3 हरकतें कर देता है जो बिल्कुल ही इलीगल है। इस लेक्चर में मैं आपको अपने कंपनी में कुछ केसेस वगैरह हुए थे वो भी मैं आपको डिस्कस करूँगी। ठीक है, और जो गवर्नमेंट के लैंडमार्क जजमेंट है वो भी डिस्कस करूँगी, तो लेक्चर को पूरा देखना। तो चलो हम पहली कंडीशन देखते हैं। पहला पॉइंट जैसे हमने पढ़ा, ये वाला डिसमिसल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसमें ये कहा गया है कि एम्प्लॉय ऑन लीव है, मतलब एक वुमेन है, वो काम कर रही है, वो ऑन लीव चली गई। ठीक है, और एम्प्लॉय क्या करता है, उसे जॉब से निकाल देता है कि भाई मुझे तो बेफालतू में इसको सैलरी देनी पड़ेगी, बेनिफिट देना पड़ेगा, तो ये इलीगल माना जाएगा। दूसरा मैंने क्या बताया कि गिव नोटिस ऑफ डिस्चार्ज और डिसमिसल, नोटिस विल एक्सपायर ड्यूरिंग सच एब्सेंस टू वैरी हर डिसएडवांटेज एनी ऑफ द कंडीशन ऑफ सर्विस। दूसरी कंडीशन क्या है, एम्प्लॉयर लेडी को डिसमिसल का नोटिस भेज देता है, लेकिन वो नोटिस कब भेजता है, जब वो लेडी ऑन लीव है, अपना मैटरनिटी बेनिफिट के अकॉर्डिंग वो लीव पर है, वो ऑफिस नहीं आ रही, उसी टाइम के ड्यूरेशन में एम्प्लॉयर उसको नोटिस भेज देता है और वो नोटिस एक्सपायर भी हो जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे मान लो एक लेडी है, वो जनवरी, फरवरी और मार्च को ऑन लीव है। ठीक है, मार्च को वो ऑन लीव है 3 महीने में। एम्प्लॉयर क्या करता है, कहता है यार 3 महीने की सैलरी भी हो गई, अब इसको मेडिकल बेनिफिट भी दूँ, बोनस भी दूँ, एक काम करता हूँ, उसको नोटिस भेज देता हूँ, और वो नोटिस इन्हीं 3 महीनों में भेज देता है, या जनवरी में या फरवरी में या मार्च में, क्योंकि तो वो ऑन लीव पर है, तो ये इलीगल माना जाएगा। ठीक है, और फरवरी में वो उसे नोटिस भेजता है और 1 अप्रैल से उसको ज्वाइन करना है, लेकिन मार्च में नोटिस एक्सपायर भी हो गया, क्योंकि नोटिस का भी तो एक पीरियड होता होगा ना, नोटिस एक्सपायर भी हो गया, तो अप्रैल से वो लेडी आ गई काम पर, लेकिन उसको तो एम्प्लॉयर कहता है मैंने तुझे नोटिस भेज दिया था, तो काम पर क्यों आई, तो ये इलीगल माना जाएगा। कंपनी का नाम मैं नहीं बताऊंगी, मेरी कंपनी में केस हुआ था, एम्प्लॉय का नाम था विनीता, वो प्रेग्नेंट थी, ऑन लीव गई और एम्प्लॉयर ने उसे ऑन लीव ही नोटिस भेज दिया कि आपको अब हम जॉब पर नहीं रखेंगे। ठीक है, तो ये इलीगल माना जाएगा। अगर एम्प्लॉयर को उसे जॉब से निकालना है तो या तो वो लीव से पहले निकाले या लीव के बाद,
उसे नोटिस दे दे, लेकिन ड्यूरिंग लीव वो उसे नोटिस नहीं दे सकता, ये इल्लीगल है। आई होप आपको ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, ये वाला पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। सेक्शन 12 का 2 सब क्लोज ए, द डिस्चार्ज ऑफ डिसमिसल ऑफ वुमेन एट एनी टाइम ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी if the woman but discharge or dismissal would have entitled to maternity benefit or medical bonus referred to in section 8 shall not have the effect of depriving her maternity benefit or medical bonus। अब यहाँ पे क्या होता है, इस क्लोज में क्या कह रहा है, देखो ये मैं पूरा पढ़ लेती हूँ। प्रोवाइडेड दैट वेयर द डिसमिसल इज फॉर एनी प्रिस्क्राइब ग्रोस मिसकंडक्ट द एम्प्लॉयर में ऑर्डर इन राइटिंग कम्युनिकेशन द वुमेन डिप्राइव ऑफ द मैटरनिटी बेनिफिट और मेडिकल बोनस और बोथ। देखो अगर लेडी ने कोई फ्रॉड किया है इस वाली कंडीशन के हिसाब से प्रोवाइडेड डेट, तो एम्प्लॉयर उस लेडी को नोटिस देकर बेनिफिट रोक सकता है। लेकिन अगर उसने कोई फ्रॉड नहीं किया और इस कंडीशन में एम्प्लॉयर उसको नोटिस दे रहा है, ठीक है, और उसका मेडिकल मैटरनिटी बेनिफिट बोनस रोक रहा है, या उसको उसकी जॉब से निकाल दिया और जॉब से निकालने के बाद उसका मैटरनिटी बेनिफिट और मेडिकल बोनस रोक रहा है, तो ये इलीगल माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लेडी को मैटरनिटी बेनिफिट और बोनस दिया जाएगा, बेशक उसे चाहे जॉब से निकाल दिया गया हो। आपको समझ में आया मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि एम्प्लॉयर ने किसी लेडी को जॉब से निकाल दिया, अब वो कह रहा है कि जा, मैंने तो तुझे जॉब से निकाल दिया, अब मैं तुझे मेडिकल बेनिफिट और बोनस नहीं दूंगा, ठीक है, मैटरनिटी बेनिफिट और बोनस नहीं दूंगा, तो वो उस मैटरनिटी बेनिफिट और बोनस को नहीं रोक सकता, चाहे वो उसे जॉब से निकाल दे, प्रोवाइडेड इट। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन ये है कि अगर उस वुमेन ने फ्रॉड किया है, ठीक है, तो एम्प्लॉयर और लेडी को नोटिस देकर वो बेनिफिट रोक सकता है। देखो मैं इतना डीपली इसलिए समझा रही हूँ, आप पूरे यूट्यूब पर उठा के देख लेना, इतना डीपली एक एक लाइन कोड करके किसी ने नहीं समझाई होगी। मैंने भी अपनी स्टडी की थी, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी कि कहीं से कोई मुझे पूरा बेयर समझा दे, ठीक है। तो चलो, और तो मैं यही चाहूँगी कि आप इस लेक्चर का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लो और हो सके तो अपने साथ के बच्चों को भी शेयर करो, ठीक है। चलो अब देखते हैं इसका क्लॉज बी, एनी वुमेन डिप्राइव्ड ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट और मेडिकल बोनस और बोथ और डिस्चार्ज और डिसमिस अकाउंट ऑफ हर एब्सेंस फ्रॉम वर्क इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन में within 60 days from the date deprivation or discharge dismissal is communicated to her. Appeal to such authority may be prescribed the decision of that authority such whether the woman should or should not be deprived of maternity benefit or medical bonus or both। ये मैं आपको समझाती हूँ। ये देखो, अगर लेडी को बोनस या बेनिफिट नहीं दिया जा रहा तो वुमेन प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को अपील कर सकती है, ठीक है। अब अथॉरिटी का जो भी डिसीजन होगा ना वो फाइनल माना जाएगा, चाहे उसे जॉब पर रखा जाए या फिर उसे नहीं रखा जाए, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको समझाती हूँ मैंने आपको क्या क्या समझाया। मैंने पहला पॉइंट तो ये बोला था कि कौन सी तीन हरकतें हैं जो एम्प्लॉयर करेगा। पहला, उसको जॉब से निकाल देगा, ठीक है। दूसरा, वो छुट्टी पर है, उसे डिसमिसल पीरियड में उसे नोटिस भेज देगा। तीसरा, लेडी की जॉब रैंक 8 थी, उसे प्रमोशन से डिमोशन कर देगा। सेक्शन 2 में मैंने आपको बताया था अगर लेडी को जॉब से निकाल दिया तो एम्प्लॉयर मेडिकल बोनस और बेनिफिट मिलेगा, उसे नहीं रोक सकता, ठीक है। और अगर लेडी ने कोई बेनिफिट किया है तो उसे नोटिस देकर वो रोक सकता है। और फिर इसका बी पार्ट मैं आपको ये बताती हूँ कि अगर लेडी को बोनस या मेडिकल बेनिफिट नहीं दिया जा रहा है तो वो प्रिस्क्राइब अथॉरिटी में अपील कर सकती है और जो भी डिसीजन होगा ना वो फाइनल होगा, ठीक है, फाइनल होगा। अगर चाहे जिसने उसे जिस अथॉरिटी को वुमेन ने अपील किया, अगर वो अथॉरिटी इंक्वायरी करती है और पता चलता है कि वुमेन ने फ्रॉड किया था, तो अगर अथॉरिटी ये बोलती है कि वुमेन को जॉब पे नहीं रखा जाएगा तो एम्प्लॉयर नहीं रखेगा। लेकिन अगर ये फाइंड आउट हो जाता है कि उसने कोई भी कुछ नहीं किया तो एम्प्लॉयर को उसे जॉब पर रखना होगा, ठीक है। अब देखते हैं सेक्शन 13, नो डिडक्शन ऑफ वेज इन सर्टेन केसेस। किस केस में डिडक्शन नहीं की जाएगी, ठीक है। चलो ये पढ़ते हैं।
नो डिडक्शन फ्रॉम द नॉर्मल एंड यूजुअल डेली वेजेस ऑफ वुमेन एंटाइटल टू मैटरनिटी बेनिफिट प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल बी मेड रीजन ऑफ। देखो किस मैंने किया है, द नेचर ऑफ वर्क असाइंड बाय वर्च्यू ऑफ प्रोविजन कंटेनिंग सबसेक्शन और नॉट कन्वीनियंट। एक तो यह है कि वो हैवी वर्क नहीं कर पा रही, तो उस कंडीशन में उसकी डिडक्शन नहीं की जाएगी। बी में है ब्रेक फॉर नर्सिंग द चाइल्ड अलाउ हर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 11। सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग वो क्या करवा रही है, वो मतलब ब्रेक लेती है फीडिंग करवाने के लिए, तो इस कंडीशन में भी डिडक्शन नहीं होगा। सेक्शन 13 में सिर्फ इतना है। अब देखते हैं सेक्शन नंबर 14, अपॉइंटमेंट ऑफ इंस्पेक्टर। देखो हर कोई बता देता है कि अपॉइंटमेंट कौन करता है, लेकिन इंस्पेक्टर का काम क्या होता है वो नहीं बताता। तो वो मैं आपको इसमें डीपली बताती हूँ कि एक बार मेरी कंपनी में क्या हुआ था। ठीक है, देखो अपॉइंटमेंट कौन करता है इंस्पेक्टर को, गवर्नमेंट करती है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करती है। कैसे करती है, ऑफिशियल गजट से पब्लिश करके करती है। ठीक है, और इंस्पेक्टर का काम क्या होता है, इंस्पेक्टर क्यों अपॉइंट किया जाता है, इंस्पेक्टर को इसलिए अपॉइंट किया जाता है कि वो पता लगा सके कि जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के रूल एंड रेगुलेशन है वो सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे, ये पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब सेक्शन 15 में मैं आपको वो सब डिफाइन करूँगी, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ इंस्पेक्टर। ठीक है, कि इंस्पेक्टर की पावर ड्यूटी क्या होती है, क्योंकि मोस्टली इलेक्शन में क्या कह दिया जाता है कि सिंपली बता दिया जाता है कि वो आएगा, पेपर चेक करेगा, चला जाएगा, एग्जामिन करेगा। लेकिन अब मैं आपको डीपली समझाऊंगी। एन इंस्पेक्टर में सब्जेक्ट टू सच रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन। ठीक है, और एनी ऑफ द फॉलोइंग पावर। अब पावर क्या है वो देखते हैं हम, कौन कौन सी पावर इंस्पेक्टर के पास हैं, अब हम वो देखेंगे। चलो आ जाओ, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये मैंने ऐसे ये डायग्राम बना के पढ़ रखा है, मैंने आपके लिए पॉइंट बनाए थे कि इंस्पेक्टर के पास क्या क्या पावर होती है। चलो देखते हैं। ए, एंटर ऑल रीजनेबल टाइम विथ सच असिस्टेंट्स इफ एनी बीइंग द पर्सन इन सर्विस ऑफ गवर्नमेंट और एनी local or other public authority as he think fit any premises or place where women are employed or work is given to them in an establishment for the purpose of examination, register, record and notice to be kept exhibited or under the act required their production for inspection। देखो इंस्पेक्टर को लगता है कि मैं इंस्पेक्शन के लिए जाऊंगा तो मेरे पास बहुत ज़्यादा काम होगा, तो वो क्या कर सकता है, वो गवर्नमेंट को बोल सकता है कि मुझे एक असिस्टेंट चाहिए। ठीक है, या कोई लोकल अथॉरिटी से भी असिस्टेंट ले सकता है और वो असिस्टेंट को साथ ले जा सकता है। अब वो वहाँ पे जाके क्या क्या करेगा, अब आप ये सुनना। ठीक है, ये मैं पॉइंट बी, सी और डी एक साथ ही बता रही हूँ आपको। ठीक है, इंग्लिश में तो आप पढ़ भी सकते हो, मैं पॉइंट भी पढ़ देती हूँ। एग्जामिन एनी पर्सन whom he find in premises or place who he has reasonable is employed the establishment, provided that no person shall be compelled under this section to answer or give any evidence to incriminate himself। C, require the employer to give information regarding the name and address of women employed, payment, ये सब मैं आपको बताती हूँ। चलो देखो, अब वो वहाँ पे गया, वो क्या क्या करेगा, अब वो रजिस्टर डॉक्यूमेंट आपके चला गया, अब वो क्या क्या एग्जामिन करेगा, रजिस्टर एग्जामिन करेगा, डॉक्यूमेंट एग्जामिन करेगा। ठीक है, वो ये पूछेगा कि रिकॉर्ड चेक करेगा कि जितने भी तुमने बोनस दिए हैं, लीव दी है और एम्प्लॉय की डिटेल कंप्लीट है या बेनिफिट दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा। ठीक है, ये तो यह पॉइंट है आपका। ठीक है, एग्जामिन एनी पर्सन whom he find in any premises in place or who he has reasonable cause to is employed the establishment। ठीक है, अब पॉइंट बी में क्या क्या है, अब इंस्पेक्टर ना फैक्ट्री में घूम रहा है, ये मेरी कंपनी में भी हुआ था ये केस, मैं वही एग्जांपल आपको बताती हूँ। इंस्पेक्टर आया था, कंपनी में आया था। ठीक है, कंपनी में आया, वो घूम रहा था, इंस्पेक्शन कर रहा था, उसने एक पर्सन को पकड़ लिया जो एमडी के साथ बहुत ज़्यादा रहता था। ठीक है, उसने एक पर्सन को पकड़ लिया और उससे पूछा, हाँ भाई यहाँ पे बेनिफिट वगैरह मिलते हैं, सब कुछ सही मिल रहा है यहाँ पे, तो वो कहता है कि हाँ सर सब सही मिल रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसे पता चल जाता है कि ये पर्सन झूठ बोल रहा है, यहाँ पर उसे पता चल जाता है। तो इंस्पेक्टर उससे पूछेगा कि क्या यहाँ पर कभी ऐसा हुआ है कि यहाँ पर मेडिकल बेनिफिट रोका गया हो या मेडिकल बोनस रोका गया हो, ऐसा कुछ हुआ है। अब यहाँ पे ट्विस्ट क्या आता है, वो जिस पर्सन से पूछ रहा है ना ये सब बातें, वो पर्सन इस सब काम में, इलीगल काम में एमडी के साथ इन्वॉल्व था।
तो अब वो तो बोलेगा नहीं कि यहाँ पे हुआ था। तो इस कंडीशन में यहाँ पर ये कहा गया है, प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड अंडर दिस सेक्शन टू आंसर एनी क्वेश्चन। तो इंस्पेक्टर उस पर्सन के ऊपर प्रेशर नहीं बना सकता कि मुझे जवाब दे, क्योंकि वो भी तो फंस रहा है ना। तो वो यहाँ पे उसको ये नहीं कह सकता कि तू खुद के खिलाफ गवाही दे। आई एम 100% श्योर आपको ये वाला पॉइंट तो आज तक किसी ने नहीं बताया होगा, ठीक है। ये हो गया आपका। इसके लिए वो क्या करेगा, जैसे मेरी कंपनी में ये हुआ था कि वो एक उसी पर्सन से पूछ रहा था कि हाँ बता यहाँ पे क्या हुआ था, उसे पता चल गया, अब वो जवाब नहीं दे रहा। तो अब इस केस में वो दूसरे एम्प्लॉय से पूछ सकता है, ठीक है। तीसरा क्या कहता है, require the employer to give information regarding the name and address of women employed, payment made to them and application or notice received from under this act। तीसरा वो ये कहता है, एम्प्लॉयर के पास गया आप लोग, ठीक है, इंस्पेक्टर सीधा एम्प्लॉयर के कैबिन में चला गया। तीसरा कहता है, एम्प्लॉयर से कहता है हाँ भाई रिकॉर्ड दिखा मुझे, आज तक कितनी वुमेन्स को तूने एम्प्लॉय किया, कितने को पेमेंट करी, कितने को बेनिफिट दिया, और तेरे पास नोटिस भी तो होंगे जब वो वुमेन अप्लाई करती होंगी, वो सब दिखा। डी में क्या कह रहा है, टेक कॉपी ऑफ एनी रजिस्टर एंड रिकॉर्ड और नोटिस एनी पोर्शन देयर ऑफ। अब एम्प्लॉयर उसे जो रिकॉर्ड दिखा रहा है ना, वो उन सब की कॉपीज़ और नोटिस ये सब रख सकता है। समझ में आ गया? मैं बहुत लेमन लैंग्वेज में समझा रही हूँ, एक लाइन डिकोड कर रही हूँ, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर को शेयर करना, बस इतना ही कर देना, मेरे लिए यही काफ़ी है। सेक्शन 16, इंस्पेक्टर टू बी पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। अब एवरी इंस्पेक्टर अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट टू बी डीम एज ए पब्लिक सर्वेंट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 21 IPC। यहाँ इस सेक्शन में, इस एक्ट में जो भी इंस्पेक्टर अपॉइंट किया जाएगा ना, ठीक है, इस एक्ट के अकॉर्डिंग वो पब्लिक सर्वेंट ही माना जाएगा। अब एग्जांपल ले लो कि जैसे इंस्पेक्टर है, तो इंस्पेक्टर को पता चल गया यहाँ तो घोटाले होते हैं, लेकिन एम्प्लॉयर ने उसको बहुत सारा अमाउंट ब्राइब में देना चाहा और इंस्पेक्टर ने उसको ले भी दिया। तो यहाँ पर इंस्पेक्टर को वही पनिशमेंट मिलेगी जो IPC में मेंशन है, उसे पनिशमेंट भी मिलेगी और हो सकता है कि वो अपनी जॉब से हाथ भी धो बैठे। तो यहाँ पे ये क्या कहा गया है कि इंस्पेक्टर कोई एक इंडिविजुअल पर्सन नहीं है, वो एक पब्लिक सर्वेंट है, मतलब गवर्नमेंट के अंडर काम करेगा। वो एम्प्लॉयर के लिए नहीं करेगा कि मतलब अगर मुझे यहाँ से ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं तो वो मैं ले लूँ, ठीक है, ये इसमें कहा गया है। अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 17, हमारा लास्ट सेक्शन इस लेक्चर का, पावर ऑफ इंस्पेक्टर टू डायरेक्ट पेमेंट टू बी मेड। अब जैसा मैंने प्रॉमिस किया था केस लॉ में बताऊँगी, केस लॉ में इस सेक्शन को ख़त्म करके आपको बताऊँगी, ठीक है। Any woman claiming maternity benefit amount to which she is entitled to act any claiming that payment due under section with improperly withheld। अब वो मैटरनिटी बेनिफिट अप्लाई कर रही है, ठीक है। कौन सी वुमेन है जो क्लेम कर सकती है मैटरनिटी बेनिफिट के लिए? पहला तो ये है कि अंडर सेक्शन 7 अगर वुमेन की डेथ हो गई है तो उसमें इंस्पेक्टर को पावर है कि उसको वो बेनिफिट दिलवाए। यहाँ पे उसकी डेथ हो गई अंडर सेक्शन वुमेन की, तो एम्प्लॉयर को पावर है कि उसको अमाउंट दिलवाए उसका, ठीक है। हर एम्प्लॉयर हैज़ डिस्चार्ज और डिसमिस ड्यूरिंग ऑन अकाउंट ऑफ एब्सेंस फ्रॉम इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ एक्ट। और उसके एम्प्लॉयर ने उसे डिस्चार्ज या डिसमिसल कर दिया है जब वो मैटरनिटी बेनिफिट पे थी, तो भी यहाँ इंस्पेक्टर की पावर बनती है कि उसे बेनिफिट दिलवाए, ठीक है। सेकेंड कहता है द इंस्पेक्टर में ऑफ हिज ऑन मोशन और रिसिप्ट ऑफ कंप्लेंट मेक एन इंक्वायरी कॉज एन इंक्वायरी टू बी मेड सेटिस्फाई हिज। अब यहाँ पर इंस्पेक्टर खुद, ठीक है, यहाँ पे इंस्पेक्टर अपनी तरफ से या इंस्पेक्टर को कंप्लेंट मिलती है तो किस किस केस में वो उसके पास क्या पावर है? पेमेंट हैज़ रॉन्गफुली विदहेल्ड, उसकी पेमेंट रोक ली गई है, ठीक है, और शी हैज़ बिन डिस्चार्ज, उसको नौकरी से निकाल दिया गया जब वो काम पर नहीं आई थी, ठीक है। एनी पर्सन एक्ट बाय द डिसीजन, ये मैं अभी आपको बाद में समझाऊंगी, सेक्शन 3, 4, 5। अब मैं आपको इसकी कुछ डीप बातें बताती हूँ इस सेक्शन की, ठीक है। अब देखो सेक्शन 17 में मैं आपको समरी में बताती हूँ। अगर वुमेन की पेमेंट रोक दी या लीव पे वो जॉब से टर्मिनेट कर दिया है और अब वुमेन इंस्पेक्टर के पास कंप्लेंट कर सकती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा कि इंस्पेक्टर पूरी इंक्वायरी करेगा। अगर वुमेन ठीक प्रूव होगी तो
तो उस लेडी को एम्प्लॉयर को जॉब पे रखना पड़ेगा, और अगर वो गलत प्रूव होती है तो वो केस अलग ही हो जाएगा। और अगर अब आते हैं हम इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। एनी पर्सन एग्रीव्ड, ये मैंने आपको बता दिया कि एनी पर्सन एग्रीव्ड डिसीजन ऑफ द इंस्पेक्टर, ठीक है, अंडर विद इन 30 days डिसीजन कम्युनिकेटेड अपील टू प्रिस्क्राइब अथॉरिटी। अब यहाँ पर ये है कि अगर एम्प्लॉयर या वुमेन दोनों में से कोई भी इंस्पेक्टर के डिसीजन से खुश नहीं है, इंस्पेक्टर के डिसीजन के अगेंस्ट है, तो प्रिस्क्राइब अथॉरिटी के पास वो विद इन 30 days में अपील कर सकते हैं, ठीक है। द डिसीजन ऑफ द प्रिस्क्राइब अथॉरिटी वेयर एन अपील, फोर्थ में क्या कह रहा है कि जो हमारी प्रिस्क्राइब अथॉरिटी है ना, उसका जो भी डिसीजन होगा वो फाइनल होगा, ठीक है। और ऑफ द इंस्पेक्टर वेयर नो सच अपील हैज़ बीन प्रेफर्ड शैल बी फाइनल, और अगर कोई अपील नहीं की गई है तो इंस्पेक्टर का डिसीजन फाइनल माना जाएगा। अब इंस्पेक्टर क्या करता है, सेक्शन 5 में सब क्लॉज 5 में हम देखते हैं एनी अमाउंट पेबल अंडर दिस सेक्शन, अगर कोई अमाउंट इस सेक्शन में बनता है तो वो एक सर्टिफिकेट इशू करेगा और वो कलेक्टर के थ्रू अमाउंट रिकवर करवाएगा, जैसे कि लैंड रेवेन्यू का होता है। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझी मैं उसकी आपको दोबारा समझा देती हूँ, ठीक है। देखो, अगर पर्सन इंस्पेक्टर के डिसीजन से खुश नहीं है तो पर्सन अथॉरिटी को अपील कर सकता है विद इन 30 days फ्रॉम कम्युनिकेशन हेल्ड, ठीक है, जब से कम्युनिकेशन हुआ है। अगर इंस्पेक्टर के डिसीजन के अगेंस्ट कोई अपील नहीं आती है तो इंस्पेक्टर का डिसीजन फाइनल माना जाएगा, और अगर अपील आ जाती है तो जो फाइनल अथॉरिटी थी उसका डिसीजन माना जाएगा। इंस्पेक्टर ने जो भी अमाउंट डिसाइड किया है या अथॉरिटी ने जो भी अमाउंट डिसाइड किया है वो अमाउंट कलेक्टर के थ्रू कलेक्ट करवाया जाएगा। इसके लिए इंस्पेक्टर उसे एक सर्टिफिकेट इशू करेगा, फिर कलेक्टर अमाउंट कलेक्ट करवाएगा। तो इतना आपको समझ में आ गया। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं ख़त्म होता है, पर उससे पहले मैं आपके साथ कुछ केस लॉ डिस्कस करती हूँ, ठीक है। यहाँ पे अभी मैंने आपको इसमें सेक्शन में बताया था कि लीव पर वुमेन को आप नोटिस भेज के डिस्चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये मैंने किस सेक्शन में बताया था मुझे कमेंट में बताओ, उससे रिलेटेड मैं एक केस आपको बताने वाली हूँ। सेक्शन 12 में मैंने आपको बताया था। इसका एक केस हुआ था, केस का नाम आप लिख लो। देखो ये एक बेयर एक्ट है, इसमें जगह नहीं है कि मैं मेंशन कर पाऊँ, फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि आपको केस का नाम समझ में आ जाए। केस का नाम है चंद्रिका, आप लिख लो चंद्रिका वर्सेस इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। ये एक केस हुआ था चंद्रिका वर्सेस इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। इसमें क्या हुआ था कि जो एम्प्लॉयर था ना, जब वो चंद्रिका नाम की एम्प्लॉई लीव पर थी, तो ठीक है, तो उसने क्या करा था, उसने चंद्रिका से कोई कम्युनिकेशन नहीं किया और उसको, ठीक है, मैटरनिटी लीव और मैटरनिटी बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करवाए। तो कोर्ट ने ये एम्प्लॉयर के अगेंस्ट डिसीजन दिया था कि सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग आप किसी भी लेडी को नोटिस नहीं भेज सकते, और विदाउट कंपनी अगर आपको नोटिस भेजना है तो या लीव से पहले भेजोगे या लीव के बाद भेजोगे, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको समझाती हूँ दूसरा केस, ठीक है। दूसरा केस था MCD वर्सेस फीमेल वर्कर। ये MCD और फीमेल वर्कर्स का था ये वाला केस। इसमें क्या कहा गया था, इसमें एक टेम्परेरी फीमेल एम्प्लॉय थी, उसने क्लेम किया था कि उसको भी मैटरनिटी बेनिफिट मिलना चाहिए। तो कोर्ट ने कहा था कि एज पर आर्टिकल 39 एंड 42, आर्टिकल 39 एंड 42 के अकॉर्डिंग, ठीक है, वुमेन कैन नॉट बी कंपेल्ड टू अंडरटेक हार्ड लेबर एट द टाइम ऑफ एडवांस प्रेगनेंसी। आप वुमेन से कोई हार्ड काम नहीं करवा सकते हो, मतलब लाइट वेट का ही काम करेगी। यहाँ पर उसको इसलिए निकाला गया था एम्प्लॉय को कि वो हार्ड काम नहीं किया होगा। तो कोर्ट ने कहा था कि प्रेगनेंसी के टाइम पे एज पर आर्टिकल 39 एंड 42 आप उससे हार्ड लेबर का काम नहीं करवा सकते, और चाहे वो टेम्परेरी फीमेल है उसको भी
मैटरनिटी बेनिफिट दिया जाएगा। ठीक है, आपको ये केस समझ में आया। अब तीसरा केस मैं लेती हूँ एयर इंडिया चल क्यों नहीं रहा, एयर इंडिया, एक सेकेंड, एयर इंडिया वर्सेस नरगिस मिर्ज़ा। ठीक है, नरगिस मिर्ज़ा, एयर इंडिया वर्सेस नरगिस मिर्ज़ा। इसमें क्या कहा गया था कि एक एयर होस्टेस थी, ठीक है, विल रिटायर फ्रॉम सर्विस इफ़ दे गेट प्रेगनेंट। अगर वो प्रेगनेंट हो जाती है तो उसको अनएथिकली आप उसे टर्मिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेगनेंट होने का मतलब ये नहीं कि आपने उसको टर्मिनेट कर दिया। इस केस में क्या हुआ था, एक नरगिस मिर्ज़ा नाम की लेडी थी, वो एयर होस्टेस थी, वो प्रेग्नेंट हुई और एयर इंडिया ने उसे एक्सपेल कर दिया या टर्मिनेट कर दिया, तो ये केस उसी के ऊपर डिपेंड था। ठीक है, आई होप आपको ये तीनों केस लो समझ में आ गए होंगे। एक मैंने बताया एयर इंडिया वर्सेस नरगिस मिर्ज़ा, एक मैंने बताया MCD वर्सेस फीमेल वर्कर, और एक मैंने बताया चंद्रिका वर्सेस इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए एक तो केस लो और लाऊंगी, लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन आएगा तभी आपको पता चलेगा। अगर आप नहीं करोगे तो आपका ही लॉस होगा। और जैसे ये वीडियो आता है तो आप एज सुन एज पॉसिबल इसे देख लेना, बाद में ये वीडियो मैं प्राइवेट भी कर सकती हूँ। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू गाइस। ठीक है, एंड बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।